27 अगस्त की रात 1 बजे सैम अपने 5 मेंबर क्रू के साथ कॉड मछली के शिकार पर निकला हुआ है। जिस जगह पर वो अपनी बोट को एंकर करके खड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया के करीब एक हॉट जोन है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉड फिश होती है और वो भी बड़े साइज की। 1 घंटे पहले तक तो सब कुछ अच्छा था, समंदर भी काम था, माहौल में सुकून था और फिशिंग की सारी तैयारी मुकम्मल थी। अब बस जाल फेंकना था कि एक तेज तूफान ने आकर सैम की बोट को घेर लिया। सैम के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आराम आराम से वो तूफान की ऑपोजिट साइड पे बोट को ले जाए या कुछ देर तूफान में ही गुजारे और फिर जब वो थम जाए तो फिर जाल फेंके। 24 घंटों में 2 मुश्किल फैसलों में से सैम का ये पहला फैसला था कि वो तूफान में रुककर उसके थमने का इंतज़ार करेगा। कोई भी सेन शख्स ऐसा फैसला क्यों करेगा? इसलिए कि सैम लोगों से पैसे उधार मांगकर बोट और क्रू को रेंट करता है, फिर जितनी मछली पकड़ता है उसे बेचकर उधार वापस करता है और जो बच जाए उससे उसका घर चलता है। सैम खुद और एक क्रू मेंबर माइकल एडवर्ड्स बोट के डेक पर गए ताकि कुछ कीमती इक्विपमेंट को सिक्योर कर लें। बस इतने में तूफान तेज हुआ और पूरी बोट जोर जोर से हिलने लगी। सैम एक कोने से दूसरे कोने में जाके गिरा, फिर बोट हिली और वो इस कोने से वापस पहले वाले कोने पे जाकर गिरा। हर जगह पानी ही पानी था, हर चीज स्लिपरी हो रही थी, ऊपर से तेज बारिश थी जिसकी वजह से नजर आना भी मुश्किल हुआ था। खैर सैम ने इधर उधर हाथ मारे तो उसके हाथ में एक रॉड आ गया जिसको उसने सख्ती से पकड़ लिया। फिर एक जोर की लहर आई, बोट ऊपर फिर नीचे। सैम ने बहुत मुश्किल से बस किसी तरह रॉड को पकड़े रखा, मगर जब वो बोट ऊपर नीचे हो रही थी तो सैम ने देखा कि एक शख्स उड़ता हुआ ऊपर से पानी में कहीं जाकर गिर गया। सैम ने फौरन से चिल्लाना शुरू कर दिया, माइकल माइकल। मगर इतना शोर था और तूफान था कि इसमें किसी को भला आवाज़ जानी थी। माइकल रेंगता रेंगता चीज़ें पकड़ता बोट के अंदर किसी न किसी तरह पहुंच गया। वहाँ उसने बाकी क्रू मेंबर्स को भी अलर्ट किया और कोस्ट गार्ड को भी कॉल की, मगर तूफान इतना ज़्यादा था कि कोस्ट गार्ड ने सैम को बोला कि वो अपना और अपने क्रू का ख्याल करे। माइकल को तो वो तूफान थमने के बाद ही ढूंढ सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद कुछ हालात बेहतर हुए और रेस्क्यू मिशन स्टार्ट हुआ, मगर कोस्ट गार्ड और पुलिस दोनों को ही माइकल ना तो जिंदा मिला और ना उसकी कोई डेड बॉडी मिली, जिस पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब सैम और बाकी क्रू निहायत गमगीन था, मगर जैसे मैंने पहले बताया कि वो खाली हाथ भी वापस तो नहीं जा सकते थे, क्योंकि कुछ भी नहीं तो सैम ने कम से कम उधार के पैसे तो वापस करने ही थे। आखिर बोट भी रेंट हुई थी, इक्विपमेंट भी था और क्रू भी था। इसलिए सैम ने फैसला किया, ये वो दूसरा मुश्किल फैसला है कि जो होना था वो हो गया। अब वो 1 दिन पानी में रहेंगे और फिशिंग करेंगे ताकि वो वापस जाकर माइकल के हिस्से के पैसे भी उसके घर वालों को दे सकें और अपनी रोजी रोटी भी कमा लें। और इसका दूसरा पॉइंट ये भी था कि वो 1 दिन और पानी में रहेंगे तो माइकल को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कम से कम उसकी लाश ही मिल जाए। फिर अगले दिन सैम और उसके क्रू ने जाल फेंका तो उन्होंने काफ़ी मछली पकड़ी, स्पेशली वो बड़ी वाली फ्लावर कॉड। वो वापस आए, मछली बेची, हिसाब किताब किया और कोई 2 दिन बाद सैम को कॉल आई कि माइकल का पता लग गया है। दरअसल उस दिन जो मछलियां सैम ने पकड़ी थी उनमें एक 6 फुट बड़ी कॉड फिश भी थी। ये मछली जब पैकेजिंग प्लांट में गई तो वहाँ के एक बुचर ने रूटीन का काम करते हुए मछली को काटा, मगर जब उसने उसको चीरा लगा के मछली का पेट खोला तो उस पेट में से उसने माइकल का कटा हुआ सर देखा जो उसको घूर रहा था। उसकी तो चीखें निकल गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जब माइकल पानी में गिरा था तब वहाँ पर बहुत सारी कॉड फिश थी और उनके पीछे पीछे वहाँ आए हुए थे क्रोकोडाइल और शार्क्स। तो माइकल के पानी में गिरते ही इन्होंने माइकल पे हमला कर दिया था और उसको वहीं पे टुकड़े टुकड़े कर कर चीर फाड़ दिया था। और इसी धिंगा मुश्ती में माइकल का सर इस कॉड मछली को मिल गया जिसने उसको ऐसे ही साबुत निगल लिया। मगर फिर कुछ ही घंटों बाद वही कॉड मछली सैम के बिछाए हुए जाल में फंस गई, इसलिए माइकल का सर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और जब वो बुचर ने कॉड मछली को काटा तो उसमें से वो सर घूरता हुआ बरामद हुआ।